हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप अपने अपने घरों पर काफी ठीक से पढ़ाई कर रहे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और पढ़ाई में व्यस्त हो। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैं हूं अरुण और हम लोग बात करेंगे आज एक बहुत ही प्यारे चैप्टर के बारे में। यह चैप्टर है शंकु परिच्छेद, जिसमें आज हम परवलय के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन जितना भी आपको अभी तक पढ़ाया है, आगे भी जो पढ़ाएंगे, 12वीं कक्षा में भी जो पढ़ाएंगे, 10वीं में भी जो पढ़ाया है, पूरी तरह से सब कुछ मुफ्त पढ़ाया है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति को कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स पर सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी राज्य से हो, पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाया जाता है। कोई भी प्लान ऐसा नहीं है कि बोले कि 2 वीडियो देखने के बाद पैसे दे दो, ऐसा नहीं होने वाला। चलिए शुरुआत करते हैं आज परवलय के बारे में। कभी हवा में पत्थर फेंका है, किसी को देख के पत्थर फेंका है, या फुटबॉल खेली है, क्रिकेट खेला है। जब गेंद हवा में जाती है तो वापस जमीन पर आती है। जब वो हवा में जाती है और वापस जमीन पर आती है तो वो ऐसे जाती है ना, करके यूं जाती है, वापस चली जाती है। ये जो ऐसा कर्व होता है, जो ऐसा वक्र बनता है, यही परवलय कहलाता है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके बारे में। तो परवलय वास्तव में दैनिक जीवन में बहुत जगह हम प्रयोग करते हैं। आपने कोई गेंद फेंकी तो वो ऐसा पाथ लेकर जाएगी, ऐसा रास्ता ना। अब ये गेंद यहाँ टच होने के बाद वापस गिर गई, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन जो ऐसी हवा में जा रही थी, अगर कुछ टच नहीं होता तो नीचे गिरती। ऐसा फोटो बनता है। इस फोटो को कहा जाता है परवलय। अब वास्तव में मैंने आपको बताया भी था कि दुनिया में हर चीज को हम गणित के समीकरणों में रूप लिख सकते हैं। तो ऐसे पाथ को भी हम गणित के समीकरणों में लिख सकते हैं और ये कहानी जनरेट होती है परवलय की। तो आज हम लोग बात करेंगे परवलय। परवलय को अंग्रेजी में पैराबोला कहा जाता है और इस शब्द के साथ आप देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से परवलय का समीकरण निकलता है, किस तरह से हम द्विघात समीकरणों को या द्विघात बहुपदों को परवलय बोल सकते हैं। आइए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो यार, जैसा कि हमने शंकु परिच्छेद पढ़ा था, तो मैंने आपको शंकु परिच्छेद में मूलतः 3 तरह की बातें बताई थी। पहली बात तो थी परवलय, कि अगर हम शंकु परिच्छेद करेंगे तो हमें परवलय मिल सकता है, वृत्त भी मिल सकता है, रेखा भी मिल सकती है, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद दीर्घवृत्त, है ना। ये क्या है सर? शंकु परिच्छेद, मतलब कोनिक सेक्शन। और आखिरी में अति परवलय, मतलब हाइपरबोला। तो आज हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं वो परवलय के बारे में करने वाले हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, फोटो बनता है, डायग्राम बनता है। उस डायग्राम की मदद से आप दुनिया की बहुत सारी चीजें उसमें निकाल सकते हो। सो आने वाला जो समय है 15, 20, 25 मिनट, इसको अगर आपने बड़े ध्यान से देख लिया और मेरे शब्दों को, एक एक शब्द को पकड़कर चलते रहे, तो परवलय में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी याद रखने की। और अगर आप रटना चाहते हैं तो वो भी अपन यहां करने वाले हैं, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं परवलय के साथ और बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, जो हमने समझा था सबसे पहले, जहां से हम शंकु परिच्छेद की परिभाषा देते थे। परिभाषा ये थी कि मान लीजिए एक रेखा है और एक बिंदु है ना। ये बिंदु x1, y1 था और यह रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस c था। क्या ये बात क्लियर है? और मैंने आपसे कहा था कि ऐसा एक बिंदु है, P नाम का बिंदु, है ना। अगर इसे A बिंदु कहा जाए और ये P की यहां से लंबवत दूरी निकाली जाए और इसे अपन ने कहा कि M बिंदु है। अब ये P बिंदु मान लेते हैं, H, K है, या अल्फा, बीटा लिख सकते हो, X, Y लिख सकते हो। अब अगर आप लोगों से कहा जाए इस केस में कि यार ये जो P नाम का बिंदु है ना, मैंने कहा था कि P से A की दूरी और P से M की दूरी, इसका जो अनुपात है वो फिक्स है। और इसी फिक्स अनुपात से आपको यहां 3 अलग अलग वक्र मिलते हैं। तो यदि केस नंबर 1 जो कि हम डिस्कस करने वाले, अभी अपन केस नंबर 1 ही डिस्कस करेंगे, बाकी के केस आने वाले समय में डिस्कस करने वाले हैं। तो केस नंबर 1, केस नंबर यह कहता है कि E का मान बराबर 1 हो जाए। क्या हो जाए? E का मान 1 हो जाए। तो ये जितने भी P नाम के बिंदु है ना, ये एक परवलय बनाएंगे। क्या बनाएंगे? परवलय। और यहां पर यह चीज आप नोट करके लिख लीजिए
कहीं भी आपसे सवाल में नहीं पूछा जाएगा कि परवलय में ई का मान कितना है। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल है तो पूछ लेंगे, 1 नंबर के सवाल में पूछ सकते हैं कि ई का मान कितना है, और ई को कहा जाता है उत्केंद्रता। क्या बोलते हैं सर जी? उत्केंद्रता। उत्केंद्रता का मतलब इसेंट्रिसिटी, अंग्रेजी में इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता, ई। परवलय में ई का मान होता है 1। यहां से शुरुआत करते हैं। ई का मान 1 मतलब पी से ए की दूरी जो है वो पी से एम की दूरी के बराबर है, तभी जाकर तो अनुपात 1 आएगा। इसका मतलब है कि आपको ऐसे बहुत सारे बिंदु लिखने हैं जहां ये दूरी इस दूरी के बराबर हो। तो एक बिंदु यहां भी आ सकता है, लगभग, एक यहां आ सकता है, एक यहां आ सकता है, एक बिंदु यहां आ सकता है, दूसरा यहां आ सकता है, और भी ऐसे बिंदु आ सकते हैं ना। अगर हम इन सभी बिंदुओं को मिला दें तो हमें मिल जाए ऐसा एक वक्र, और यही होता है परवलय। आपने उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण जैसा कुछ पढ़ा होगा, ऐसे ही बनते हैं क्या? यही परवलय है। क्या है सर जी? यही परवलय। बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के ऐसा फोटो पैराबोला देखा जाता है, लेकिन हाइपरबोला, अति परवलय भी ऐसा होता है। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, पर परवलय को लेकर क्या आप क्लियर हो? तो हमें ना इसके में ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, जो ये रेखा है ना, इस रेखा में हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना है। हमें ना तो x1 y1 नाम का बिंदु लेकर पढ़ना है, ना ये रेखा लेकर पढ़नी है। हमें इतनी भयंकर समीकरण याद नहीं रखने। जो हमारी किताब में, हम उसी के बारे में बात करेंगे, उसी के बारे में पढ़ेंगे, उसी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से परवलय नाम के इस अध्याय में, जहां पर आप परवलय को बहुत अलग अलग तरीकों से देखने वाले हो। चलिए मान लेते हैं हमारे पास 2 अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो भाई साहब, इसको वाई अक्ष कहने में आपको कोई परेशानी है? नहीं है। और इसको एक्स अक्ष कहने में कोई परेशानी है? नहीं है। और इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है, 0,0, इसको अपन ने 0 लिख दिया, ओ लिख दिया, मतलब इसे ओ को मूल बिंदु कहते हैं। वहां मैं बहुत कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि वहां पर अभी बहुत कुछ होने वाला है। एक बिंदु है जो निश्चित है, मान लेते हैं वो बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है। ठीक है, जो बिंदु है वो निश्चित है और वो बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है। तो ऐसा एक बिंदु है जो एक्स अक्ष पर स्थित है। क्या ये बात ठीक है? और एक ऐसी रेखा है, अब देखो सीधी सीधी बात है कि अक्ष है, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और एक बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है। तो अगर ये बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है और इसका निर्देशांक a,0 है, कितना? a,0। तो a,0 इसका निर्देशांक है, मतलब यहां से यहां की दूरी कितनी है? a है। और एक ऐसी रेखा जो y अक्ष के समांतर है, ऐसी एक रेखा है। कौन सी रेखा है? y अक्ष के समांतर है। और ये जिस बिंदु से गुजरती है, उस बिंदु का जो निर्देशांक है वो -a,0 है। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? एक x अक्ष है, ये एक y अक्ष है। x अक्ष पर एक बिंदु a,0 है, y अक्ष के इस साइड -a,0 एक बिंदु है, जहां से एक रेखा y अक्ष के समांतर निकल रही है। यहां पर यह बात भी लिख देता हूं, y अक्ष के समांतर। अब आगे की कहानी ऐसी है कि एक, अगर इस बिंदु को जो a,0 है, इसे हम निश्चित बिंदु माने, और ये जो रेखा है इसे निश्चित रेखा माने, और हम यहां उन सभी बिंदुओं के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं जिनका इस बिंदु से दूरी का अनुपात, इस रेखा से दूरी का जो अनुपात है, या इस बिंदु से दूरी और इस रेखा से जो दूरी है, इसका अनुपात सदैव 1 रहे। पहली बात तो यह है जो आपको नोट कर लेनी है कि परवलय में ई का मान सदैव 1 रहता है। ई का मतलब उत्केंद्रता। आपसे किसी भी प्रश्न में यह बात नहीं पूछी जाएगी, हो सकता है बहुविकल्पी सवालों में पूछ ले। ठीक है क्या? तो हमने क्या किया, हमने माना कि ये जो बिंदु है ये ए है ना, और यहां पर एक P नाम का बिंदु है, ऐसा कुछ, और आपसे बोला जाए ये P नाम के बिंदु की यहां से जो दूरी है वो m है।
तो आपसे बोला जाए कि आपको ऐसे बिंदु निकालने हैं कि P से A की दूरी बटा P से M की दूरी, इनका अनुपात E रहे, E मतलब 1 हो जाए, क्योंकि परवलय में अनुपात 1 होता है, और PM बराबर PA हो जाए। तो ऐसे सभी बिंदुओं को जब कनेक्ट किया जाएगा, ऐसा भी एक बिंदु होगा, एक बिंदु ऐसा होगा, एक बिंदु ऐसा, तो ये वक्र हमारे सामने ऐसा बनेगा, और इसी को कहा जाता है परवलय। ठीक है सर जी, तो अपन परवलय को फिर अच्छे से बना के लेकर आते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लेकर आए जो परवलय है वो ऐसा है। ठीक है सर जी, कैसा है परवलय? ऐसा कुछ है, ये बनता है परवलय इस केस में। ठीक, ऐसा परवलय का वक्र बनता है, ऐसा फोटो बनता है। एक्चुअली ना बोर्ड में बहुत ही लिमिटेड चीजें दी हुई है, इसीलिए यहां डायरेक्ट रिजल्ट ही काम का है। ज़्यादा डीप में जाना या ज़्यादा मतलब इस रिजल्ट को लेकर आना है बहुत अच्छे तक, तो अभी उस पर अपन तैयार उस चीज़ के लिए नहीं हुए। ठीक है, तो ये एक परवलय है। अब यहाँ ध्यान देने की कोशिश करो, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ये जो निश्चित बिंदु है, ये जो निश्चित बिंदु है, इसे कहा जाता है नाभि। क्या कहा जाता है? नाभि। ठीक है क्या? तो मैं यहां से कह सकता हूं कि मुझे एक बिंदु मिला नाभि, जिसे मैं कह रहा हूं नाभि का मतलब निश्चित बिंदु जहां से अनुपात निकाला गया था, और ये होता है A,0। और नाभि को अंग्रेजी में फोकस कहा जाता है। क्या कहते हैं? फोकस। इसीलिए ये A की जगह यहां F लिखना ठीक है, क्लियरली हो जाता है ना F। क्या ये ठीक है? क्या आप मेरी बात समझ चुके हो? समझ चुके हैं, अच्छा ठीक है। ये जो O नाम का बिंदु है ना, मतलब समझने की कोशिश करना, एक चीज होती है कि ये परवलय इस x अक्ष से एक बार मिल रहा है, और इस कंडीशन में इस x अक्ष को ही परवलय का अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परवलय का अक्ष। परवलय का अक्ष मतलब परवलय किस पर टिका हुआ है, मतलब जिस पर बना हुआ है, ऐसा। तो यहां पर परवलय का जो अक्ष है वो x अक्ष है। क्या यहां से लिखा जा सकता है कि परवलय का जो अक्ष है, परवलय का अक्ष, ये x अक्ष है। क्या है सर जी? x अक्ष है। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये x अक्ष है तो हमें x अक्ष का समीकरण भी पता है। x अक्ष का समीकरण क्या होता है सर? x अक्ष का समीकरण, अगर आपसे परवलय के अक्ष का समीकरण कहीं पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि इस वाले परवलय का समीकरण या इस वाले परवलय का अक्ष x अक्ष है, तो इसका समीकरण होगा y बराबर 0। हमें पता है कि x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। चलो, डन है क्या? क्लियर है? अभी तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अभी तक तो कुछ नहीं है। अब जहां पर परवलय अपने अक्ष से मिलता है, जहां पर परवलय अपने अक्ष से मिलता है, उसे कहा जाता है शीर्ष बिंदु। इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा शीर्ष। और शीर्ष को अंग्रेजी में वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहा जाएगा शीर्ष नाम का बिंदु, अंग्रेजी में वर्टेक्स। और इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। क्लियर है क्या? अब ये जो परवलय है, अगर हम इसका समीकरण लिखना चाहें तो इसका समीकरण बड़ा सिंपल है, बड़ा प्यारा है और बड़ा आसान भी है। इसका समीकरण है y का वर्ग बराबर 4ax। कितना? y का वर्ग बराबर 4ax। वन बाय वन इस चीज को भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों लिखा गया है। इस परवलय का समीकरण क्या है? y का वर्ग बराबर 4ax। ये है परवलय का समीकरण। कौन से परवलय का? जो कि आपको यहां फोटो बनाकर दिया हुआ है। मैंने बोला था ना, यहां बहुत सारी चीजें लिखने से बचूंगा मैं, इसीलिए बच रहा था। ठीक है क्या? ये बात क्लियर है? अब देखिए, ये वो निश्चित बिंदु था, ये शीर्ष बिंदु था, ये निश्चित बिंदु था, ये शीर्ष बिंदु था, ये अक्ष था। क्या ये बात क्लियर है? ये निश्चित बिंदु था जिसे नाभि कहा,
ये शीर्ष बिंदु था जो परवलय की वजह से आया, ये अक्ष था। अब मेरी बात सुनो, ये जो निश्चित रेखा है, ये निश्चित बिंदु था, ये निश्चित रेखा है, इस निश्चित रेखा को कहा जाता है नियता। क्या कहा जाता है? नियता। अंग्रेजी में डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं भाई लोगों? डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स एक ऐसी लाइन होती है जो अक्ष के लंबवत होती है। पहली बात तो ये देख लो, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस है। डायरेक्ट्रिक्स या नियता अक्ष के लंबवत होती है, और यहां पर नियता का समीकरण भी लिखा जा सकता है। नियता का समीकरण क्या होता है सर जी? नियता का समीकरण लिखने का मतलब है, नियता का समीकरण लिखने का मतलब है एक ऐसी रेखा का समीकरण जो कि एक्स अक्ष के या वाई अक्ष के समांतर है। अगर कोई रेखा वाई अक्ष के समांतर है और -a,0 से गुजरती है तो इसका समीकरण होगा x + a = 0। ठीक, नोट कर लो फटाफट फटाफट। अब ना शीर्ष को चूंकि अंग्रेजी में वर्टेक्स कहा जाता है तो इसे बोलते हैं v। ठीक, इस बिंदु को अपन ने 0,0 को v बोल दिया। अब छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन और है, बस बाकी सब तो ठीक है, चिंता की बात नहीं है। ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि अगर इस बिंदु को अपन a बोल देते हैं मान लीजिए, तो क्या आप कह सकते हैं कि a से v की दूरी जो है वो a इकाई के बराबर है और v से f की दूरी भी a इकाई के बराबर है? हाँ जी सर। सो इन दिस केस यहां पर आप कह सकते हैं कि a f का मध्य बिंदु v है ना? ये और लिख देना कि a f का मध्य बिंदु v है। अब मेरे पास यहां पर स्पेस थोड़ी सी कम है, अगले पन्ने पर देख ले, चिंता की बात नहीं है। तो ये वो परवलय है y की घात 2 = 4ax। अब यहां पर आप इसे बड़े ध्यान से देखिए कि ये परवलय जितना x अक्ष के ऊपर है उतना ही x अक्ष के नीचे है। जितना x अक्ष के ऊपर है मतलब जैसा x अक्ष के ऊपर है वैसा ही x अक्ष के नीचे है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो परवलय है वो x अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिकल है या सममित है। क्या है सर जी? ये x के सापेक्ष सिमेट्रिकल है, मतलब जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, तो सिमेट्रिकल बोलते हैं ना इसको। तो x के सापेक्ष सममित है। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। यहां नोट करो ट्रिक, समीकरण ऐसा है जिसकी घात 1 उसके सापेक्ष सममित। यहां y की घात 2 x की घात 1, जिसकी घात 1 उसके सापेक्ष सममित। तो ये जो परवलय है वो किसके सापेक्ष है? x के सापेक्ष सममित। क्योंकि अभी ना 4 समीकरण आने यार, एक से काम नहीं होगा, तो हमें ना थोड़ी बहुत क्या चाहिए? ट्रिक जैसी चीजें चाहिए। क्या ये बात ठीक है? अब ट्रिक नंबर 1, अगर परवलय का समीकरण 4ax दिया है तो ये 4 के आगे जो a गुणा है a,0 f होता है। a निकल जाएगा, a,0 f होता है। अगर ये a निकला, ठीक है, y = 0। अच्छा चलो इसके बारे में बात करते हैं। शीर्ष निकालना है तो अगर ऐसा समीकरण दिया है तो y का मान भी 0, x का मान भी 0, शीर्ष होता है। मतलब y बराबर भी 0 और x बराबर भी 0, यहां पर शीर्ष होगा। अगर परवलय का अक्ष निकालना है तो जिसकी घात 2 वो बराबर 0 अक्ष होगा, जिसकी घात 2 वो बराबर 0 अक्ष होगा। नियता का समीकरण जब हमने a निकाल लिया है तो x + a हमारी नियता होगी। a निकला, x + a नियता है। ये छोटी छोटी बातें यहां ऑब्जर्व आप कर सकते हैं। डन है क्या? चलिए a, v और यहां पर हमारे सामने कुछ कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। डन है क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उम्मीद है कुछ भी नहीं है। एक बार नोट कर लो, ये बहुत जरूरी चीज है। एक यूं मान लो कि कुंडली बनी हुई है, अगर आप इस कुंडली को समझना सीख गए तो सारे सवाल आप समझना सीख गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। इसी परवलय में हम लोग ये देख चुके हैं, अब बात करते हैं नाभि लंब जीवा के बारे में या नाभि लंब के बारे में। आपको छोटी सी बात यहां पर यह पता चल चुकी है कि अगर ये बिंदु A है, ये V है और ये F है। F क्या है? a,0, ठीक है। A क्या है? ये नियता है, ठीक है। और ये है V जिसका मान 0,0 है और ये -a,0 है। ये परवलय का अक्ष है। अब ये परवलय का अक्ष हो चुका, x अक्ष और y अक्ष को छोड़ दो, ठीक।
मतलब एक बात बताऊं, मैं जब हम जेई पढ़ाते हैं ना तो कोनिक की परिभाषा करने में ही 1 घंटे लग जाते हैं। हम उस चीज से बचना चाहते हैं, सीधा सीधा परवलय को दिख के याद रख रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है। क्लियर है? एफ से एक ऐसी रेखा जो अक्ष के लंबवत हो और परवलय को इन 2 बिंदुओं पर मिलती है, उसे ही नाभिलंब जीवा कहते हैं। क्या कहा जाता है? यहां से गुजरने वाली ये जो रेखा है जो एफ से गुजरे और अक्ष के लंबवत हो, इसे कहा जाता है नाभिलंब। क्या कहते हैं भाई लोगों? नाभिलंब। मतलब ये नाभि थी, हम जानते थे, है ना? ये क्या थी? ये नाभि थी ना, इसको नाभि बोलते थे अपन। तो ऐसी रेखा जो नाभि पर लंब हो, नाभिलंब। क्या है ये? नाभिलंब। क्या आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है? अगर आ चुकी है तो अब और थोड़ा सा आगे देखने की, समझने की कोशिश करना। ये नाभिलंब है और हम परवलय को पूरी तरह से समझ चुके हैं। इस परवलय का जो समीकरण है, परवलय का समीकरण हमें पता है कितना था। y का वर्ग बराबर 4ax, है ना जी? ठीक है। अब आपको पूछा जाए कि नाभिलंब जिन 2 बिंदुओं पर परवलय को काटती है उसे a और b मान लो। हमने कहा मान लिया। फिर बोले कि नहीं नहीं नहीं, a भी नहीं मानते, इसको pq मान लेते हैं यार। a तो इधर नाम का बिंदु लिख दिया ना अपन ने, इसे pq लिख देते हैं। आपको बोला जाए कि ये p नाम का बिंदु है, ये q नाम का बिंदु है। नाउ लेट्स फाइंड आउट द पॉइंट p एंड q। मतलब आपसे ये बोले कि p और q निकालिए। बाप रे बाप, कैसे निकालेंगे? हमें तो पता ही नहीं है समीकरण के बारे में भी। लेट्स ट्राई कि p और q कैसे निकालेंगे फटाफट। तो देखो यार, अगर कोई भी रेखा x अक्ष के लंबवत है, भाई साहब ये जो अक्ष है वो x अक्ष है, ये जो अक्ष है वो y अक्ष है। कोई रेखा अगर x अक्ष के लंबवत है या y अक्ष के समांतर है, बात बराबर है, तो ये जो PQ रेखा है, क्या ये x अक्ष के लंबवत है? वो तो आपने बोला ही अभी। क्या ये y अक्ष के समांतर है? हाँ, बात सेम ही है। तो इस रेखा पर x का मान सदैव समान रहेगा। इसका मतलब है कि चाहे आप P बिंदु के लिए लिखो या Q बिंदु के लिए लिखो, x का मान यहां पर भी a है और यहां पर भी a है। ये नोट करने की बात है नाभिलंब की। अगर आप निर्देशांक निकालना चाहते हो कि भाई साहब नाभिलंब का P और Q निर्देशांक क्या होगा, तो बस यही अस्त्र है जो आपके काम देगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि चूंकि P और Q बिंदु का x निर्देशांक a है, x बराबर a रखने पर किसमें? इस समीकरण में। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि हमें वो बिंदु चाहिए जहां पर x का मान a है, तो ये हो जाएगा y का वर्ग बराबर 4a का वर्ग, या फिर y बराबर प्लस माइनस 2a। मेरे देश प्रेमियों, y का मतलब y का जो मान है वो प्लस माइनस 2 है, इसका मतलब ये 2a होना चाहिए और ये a होना चाहिए, मतलब माइनस 2a होना चाहिए। सो क्या आपको नाभिलंब जीवा के निर्देशांक मिले? P और Q मिल गए? बिल्कुल मिल गए। P कितना? a, 2a। Q कितना? a, माइनस 2a। अब अगर आपसे कोई पूछे कि PQ की दूरी कितनी, क्या कोई पूछे कि PQ की दूरी कितनी, PQ की लंबाई कितनी, और इस PQ की लंबाई को कहा जाता है नाभिलंब जीवा की लंबाई। क्या कहा जाता है? नाभिलंब की लंबाई कह दो, नाभिलंब जीवा की लंबाई कह दो, फर्क नहीं पड़ता। नाभिलंब को अंग्रेजी में लेटस रेक्टम कहा जाता है। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वी हैव टू फाइंड आउट। तो देखो यार, मतलब दूरी सूत्र से आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई रेखा y अक्ष के समांतर है ना, यहां पर भी एक बढ़िया सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट आपको काम में दे सकता है। यदि कोई रेखा y अक्ष के समांतर है, जैसे मान लेते हैं ये एक रेखा है, मान लेते हैं जैसे मान लो ये एक बिंदु है 0, y1 और ये 0, y2।
तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो y2 माइनस y1 होती है, उसका आपको मापांक लेना होता है। बस ये एक ट्रिक है, मतलब छोटी सी। अगर y अक्ष पर दो बिंदु है या y अक्ष के समांतर रेखा पर दो बिंदु है तो आपको उनके पहले के y में से दूसरे का y घटा देना होता है। बस पहले का y मतलब 2a में से -2a घटा दो और ले लो मापांक, क्योंकि ये ऋणात्मक हो जाएगा तो हमको परेशानी हो जाएगी, दूरी ऋणात्मक तो होती नहीं है। तो ये आती है 4a के बराबर। बहुत ही काम का रिजल्ट। क्यों बहुत काम का रिजल्ट? क्योंकि जब मैं समीकरण देखता हूं तो 4a तो यहीं लिखा हुआ है, मतलब ये जो दूरी 4a के बराबर है वो तो यहीं से सीधा निकल जाएगी। कुछ करना पड़ेगा क्या स्पेशल? नहीं करना पड़ेगा। मतलब इस समीकरण में 4a जो लिखा है वही नाभिलंब जीवा की लंबाई है। दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस पैराबोला। क्या आप मेरी बात को समझे? यस, समझे ना? सो ये पहला टास्क है जहां पर हम चीजों को डिस्कस करेंगे। पैराबोला की लेटस रेक्टम एक ऐसी रेखा होती है जो अक्ष के लंबवत होती है और नाभि से गुजरती है, ठीक है, या एक ऐसी जीवा जो नाभि से गुजरती है, नाभि के लंबवत होती है, उसे अपन कहते हैं लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम की लंबाई 4a के बराबर है। अपन ने इतना कुछ निकाला है, ठीक है, अभी तो और भी हमें निकालने की आवश्यकता है। डन है क्या? चलिए एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं अपन। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि y का वर्ग बराबर 16x है, ऐसा है मान लीजिए बिंदु, तो आपको बताना है कि इसकी नाभि क्या होगी, नाभिलंब जीवा क्या होगी, निर्देशांक क्या होंगे, सब कुछ। तो आपने इसकी तुलना कर दी y का वर्ग बराबर 4ax से, तो आपको 4a का मान 16, मतलब a का मान मिला 4, और यहां ये धनात्मक होना चाहिए सब कुछ। अगर a का मान 4 मिला तो फोकस जो कि a,0 होता है वो 4,0 है, ये वाला बिंदु -4,0, और इस नियता का समीकरण x + 4,0। अगर a का मान मिला तो तीन चीज आप तुरंत लिख दो, 4a,0 -a,0 x + a बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और ये बिंदु इन दोनों का मध्य बिंदु, मतलब 0,0। जरूरी नहीं है कि ये a,0 या -a,0 हो। अगर हमें कुछ स्पेशल तरह का, ये एक स्पेशल केस है ना, जो फिक्स रेखा है उसका समीकरण x + a बराबर 0 है। हो सकता है कि यहां 3x + 4y + 6 बराबर 0 दे दे। सवाल मतलब कठिन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या इतना क्लियर है? अच्छा, अगर आपसे पूछे कि नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LLR अपन कह देते हैं इसको, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो हमने कहा वो 4a के बराबर होती है। उसका धनात्मक मान, अब 4a चूंकि खुद 16 के बराबर है तो 16 इज द आंसर। बाकी चीजें अपन अभी देख नहीं रहे, ठीक है। नाभिलंब जीवा के निर्देशांक अगर कोई पूछ ले तो सर ये a होता है, ये 2a होता है, ये a होता है, ये -2a होता है। अब चूंकि a का मान 4 है तो 4,8, ये 4 है तो 4,-8, खत्म। रट लो बस बिल्कुल पूरी तरीके से। फिनिश है क्या? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगर हम आगे बढ़े और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े तो परवलय अभी चेंज भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको परवलय हमेशा y का वर्ग बराबर 4ax मिले, हो सकता है यहां माइनस लगा हो। तो एक परवलय जिसका समीकरण ऐसा होगा वो कैसा होगा, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपको ऐसे समीकरण का वक्र पता है, जिसका समीकरण और वक्र आपको पता है, और आपको माइनस लगा दिया जाए अगर आगे, है ना, जैसे मान लीजिए आपको परवलय पता था, ऐसा पता था y बराबर 4ax, अगर माइनस लगा दोगे ना x के आगे, या दोनों में से किसी भी एक के आगे, दोनों के आगे नहीं, यहां दोनों के आगे माइनस नहीं लगाया, वो तो बात बराबर होती, माइनस से माइनस कट जाता, दोनों में से किसी एक के आगे माइनस लगा दो, मतलब अपन ने x के आगे माइनस लगा दिया, तो इसे बदल दो, मतलब अभी जो ऐसा था वो हो जाएगा ऐसा। सो इन दिस केस जो नाभि यहां कहीं हुआ करती थी वो यहां पहुंच जाएगी, ये अभी भी 0,0 है, वो x अक्ष और y अक्ष ही है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।
जो नाभि यहां हुआ करती थी वो कहां पहुंच जाएगी, इधर, और परवलय की नियता कहां पहुंच जाएगी, यहां, जो कि यहां हुआ करती थी, और इसका फोटो ऐसा बन जाएगा। मतलब आपने क्या किया, वो परवलय जो ऐसा था उसको ऐसे फ्लिप कर दिया। तो कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं करना, हमें इस परवलय को ऐसे देखने की आदत डाल लेनी चाहिए। सर ए की जगह -a लिखा है बस, हां जी, तो नाभि क्या होती है, जिसे अपन f कहते हैं, a,0। अब a की जगह -a है तो ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद नियता क्या होती है, तो नियता होती है x + a। अब यहां a की जगह -a है तो x - a बराबर 0। ये बिंदु क्या होता है, a का ऋणात्मक (0), तो ये a,0 हो जाएगा। मतलब ऐसा कि जहां पहले नाभि थी वहां से नियता गुजर गई, जहां पहले नियता थी वहां से नाभि गुजर गई। पुराने वाले अगर आप समीकरण को देखोगे तो भाई साहब आपकी नियता ये थी और परवलय का फोटो ऐसा था और ये नाभि थी, ठीक है। पर यहां जो फिजा है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। क्यों, क्योंकि आपने माइनस साइन को आगे रख दिया। अच्छा ठीक है, तो जो लैटस रेक्टम होगी, नाभिलंब जीवा होगी, उसके साथ क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। क्या होगा, आपने यहां पर, चूंकि आपको पता है कि कोई रेखा अगर y अक्ष के समांतर है तो x निर्देशांक सदैव सेम रहता है, तो यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है, ये PQ नाम के बिंदु हो जाएंगे। तो अगर x की जगह -a रखोगे तो y का मान फिर से -a और -a मिला के y का वर्ग बराबर 4y, रख के देख लो, 4 गुणा -a, सो y का वर्ग बराबर 4a का वर्ग, और y बराबर ±2a। तो यहां पर भी 2a और यहां पर -2a। तो इस तरह से यहां की दूरी फिर से 4a के बराबर है। नाभिलंब जीवा की लंबाई यहां पर भी 4a के बराबर है। अब आपने सोचा होगा, अगर लेक्चर को शुरू से देखा है, कि सर आपने उदाहरण बताया था कि पत्थर को हवा में फेंकते हैं तो परवलय बनता है, तो पत्थर को हवा में फेंकने पर ऐसा तो पत्थर नहीं आता ना, पत्थर ऐसा जाता है। ये पत्थर को हवा में फेंकने पे ऐसा फोटो बनता है क्या? आपने पत्थर को ऐसे फेंका, पता चला लग के आके आपको ही लग गया, नहीं ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसे पत्थर को फेंका, आके पता चला मुझे ही लगे, नहीं। तो परवलय अभी बदलेगा, लेकिन एक छोटा सा यहां एनालिसिस और कर लो। चूंकि परवलय का समीकरण y का वर्ग बराबर -4ax दिया है, और मैंने कहा था कि यदि जिसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, जिसकी घात 1 है उसके सापेक्षीय परवलय सममित है, मतलब x के सापेक्षीय परवलय सममित है। ठीक है, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि जिसकी घात 2 है उसको बराबर 0 रख दोगे तो ये अक्ष का समीकरण आ चुका। ऐसे ही काम करती है यहां पर, ट्रिक 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 ट्रिक, डन 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 डन। तो दिस इज द सेकंड केस, है ना, जब y का वर्ग बराबर 4ax था, y का वर्ग बराबर -4ax होगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए y का वर्ग बराबर -16, तब a का मान -4, परवलय का फोटो ऐसा। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट है तीसरा फोटो। अब तीसरा फोटो क्या होगा सर, एक बार इधर घुमा दिया, एक बार इधर घुमा दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम y का वर्ग क्यों करें, हम x का वर्ग कर देते हैं। यहां a की जगह अपन ने b लिख दिया, थोड़ी चीजें एनालाइज हो जाएगी। y का वर्ग, x का वर्ग बराबर 4by। अब अगर ऐसा है तो सर जैसा कि आपने बताया अभी कि जिसकी घात 1 उसके सापेक्ष ये सममित होना चाहिए, मतलब ये y के सापेक्ष सममित होगा। हाँ मैं मान लेता हूं, आपकी बात भी सही है। ठीक है, और जिसकी घात 2 है उसको बराबर 0 रखोगे तो ये अक्ष का समीकरण है, बिल्कुल सही है। परंतु, किंतु, लेकिन इसका फोटो कैसा बनना चाहिए। x बराबर 0, x बराबर 0 ये वाली रेखा होती है,
हाँ जी, मतलब परवलय का अक्ष ये होना चाहिए और y के सापेक्ष या y के सापेक्ष सममित होना चाहिए। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये 0,0 है। इसके सापेक्ष हमको परवलय सममित चाहिए। तो इसके सापेक्ष सममित तो तभी बनेगा जब ऐसा बनेगा, तो झूला होता ना ऐसा ऐसा करके यूं। तो इस केस में परवलय का जो समीकरण है फोटो है वो ऐसा बनेगा। और ये परवलय का ये तो अभी भी शीर्ष बिंदु है, ये नाभि हो जाएगी और चूंकि यहां से यहां की दूरी b के बराबर दिखी जाएगी, इसलिए इसका जो या नाभि है वो 0,b है। अब 0,b क्यों है? क्योंकि f जो है वो y अक्ष पर जाकर बैठा, y अक्ष पर किसी भी बिंदु की x निर्देशांक 0 होता है। तो अगर ये 0,b है तो ये कितना 0,-b। ये क्या है सर? ये नियता है। अब नियता का समीकरण कैसे लिखा जाएगा? तो बड़ा आसान है। अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसका समीकरण y बराबर कुछ कुछ होता है, ठीक है। तो इस रेखा का समीकरण y बराबर -b हो जाना चाहिए। काहे? क्योंकि इस केस में y का मान या इस रेखा पर y का मान सदैव -b रहेगा, ठीक है। अगर रेखा x अक्ष के समांतर है या y के लंबवत है तो जिस बिंदु से y अक्ष से गुजरती है उसका y निर्देशांक हमेशा समान रहता है। तो इस नियता का समीकरण y प्लस b बराबर 0 आ जाएगा। कितना? y प्लस b बराबर 0। ठीक है, अब क्या बच गया? ठीक है, आपसे इससे ज्यादा कुछ क्या ही पूछ लेंगे। अब बच गई है सिर्फ एक चीज जिसे बोलते हैं लेटस रेक्टम, ठीक है। तो लेटस रेक्टम भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हमारे लिए। लेट्स क्लियर दिस वन फर्स्ट। लेटस रेक्टम बड़ी आसान है, चिंता की बात नहीं है। अगर ये f नाम का बिंदु है 0,b, तो जैसा कि मैंने आप सभी विद्यार्थियों को बताया कि यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसके y निर्देशांक सदैव समान रहेंगे। तो अगर ये p है और ये q नाम का बिंदु है तो इन दोनों के y निर्देशांक सदैव समान रहेंगे, जो कि b है इस केस में। तो अपन ने y निर्देशांक को लिख दिया b। क्या लिख दिया? b। इस केस में y निर्देशांक कितने? b के बराबर। अब अगर परवलय के समीकरण में y निर्देशांक आपने b रख दिए तो ये तो हो जाएगा 4b का वर्ग। y बराबर b रखने पर मतलब x के मान फिर से 2 आ गए, प्लस माइनस 2b। सो ये तो आया -2b क्योंकि ऋणात्मक x की तरफ है, और ये मिला 2b क्योंकि धनात्मक x की तरफ है। तो ये मिले। देखो, मैंने कहीं पर भी आपको इन 3 बिंदुओं के अलावा कुछ भी याद रखने के लिए नहीं बोला है। मैंने बोला है समझना है। समझे तो अच्छी बात, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, रट भी सकते हो। अभी एक और फोटो आएगा ऐसा वाला, नीचे वाला, ठीक है। तो यहां पर अगर आपसे नाभिलंब जीवा की लंबाई पूछे तो वो लंबाई जो होगी वो PQ के बराबर होगी। और आप बोल सकते हैं बड़ी आसानी से कि यदि x अक्ष पर कोई 2 बिंदु है या x अक्ष के समांतर है कोई 2 बिंदु, मतलब कोई रेखा अगर x अक्ष के समांतर है, तो जैसे मान लीजिए ये है x1, y और ये x2, y, मतलब यहां पर y निर्देशांक समान है। अगर y निर्देशांक समान है तो ये जो दूरी होगी ना, ये x2 में से x1 को घटाने से आ जाएगी, उसका मापांक ले लेना बस। तो यहां पर x2 माइनस x1 है, दैट मीन्स 2b में से -2b घटाओगे तो 4b, और 4b तो यहीं से मिल जाएगा। मतलब जो y के आगे लिखा है अब वो हमारे काम का है, वो नाभिलंब जीवा की लंबाई है। क्या ये बात क्लियर है? अभी अपन सवाल करेंगे। डन। आखिरी केस, अगर x का वर्ग बराबर -4b या 4by हो जाता है तो इस केस में जो फोटो बनता है वो नीचे बनता है और ऐसे बनता है। डन है क्या? डन है। तो इसे अपन ऐसा लिख सकते हैं कि चूंकि इसे x का वर्ग बराबर 4 गुणा -by लिख सकते हैं, तो ये जो बिंदु है वो 0, -b है, ये जो बिंदु है वो 0, b है, ये अभी 0, है, ये फोकस है, ये वर्टेक्स है, ये वो पॉइंट है जहां पर नियता अक्ष को मिलती है। ये परवलय का अक्ष ही है वास्तव में, है ना।
तो ये परवलय का अक्ष है जो कि हमारे लिए y अक्ष भी है। ये तो सबके लिए y अक्ष है, लेकिन इस सवाल में ये x अक्ष या अक्ष है। दूसरा ये x अक्ष है, चिंता की बात नहीं है। इस रेखा का समीकरण, यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर हो तो उसका समीकरण y बराबर वो बिंदु जहां वो y अक्ष से गुजरती है या y माइनस बी बराबर 0, ऐसा कुछ। बिल्कुल, तो आपके सामने सब कुछ मिला। अब आपको क्या निकालना है, ये दोनों बिंदु निकाल लेने लेटस रेक्टम के। तो चूंकि आपको पता है कि इसका y निर्देशांक माइनस बी होगा, इसका भी y निर्देशांक माइनस बी होगा। फिर से अगर यहां पर माइनस बी रखोगे ना तो x का वर्ग बराबर 4b का वर्ग हो जाएगा। फिर x का मान वही आएगा प्लस माइनस 2b, तो यहां माइनस 2b और यहां 2b। और अगर p से q की दूरी, अगर इसे p बोला जाए और इसे q बोला जाए तो p से q की जो दूरी है वो 4b के बराबर आएगी। यही नाभि लंब जीवा की लंबाई है, लेटस रेक्टम की लंबाई। ठीक है, क्या है ये? नाभि लंब जीवा की लंबाई। बस इतनी सी बात है। क्लियर है क्या? परवलय के चारों केस यहां समाप्त होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको अपन नोट कर सकते हैं। ठीक है, परवलय के प्रामाणिक समीकरण के निरीक्षण से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। पहला निष्कर्ष, परवलय के अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। ठीक है, तो सुनना मेरी बात को ध्यान से। आपने 4 तरह के परवलय पढ़े हैं, मैं चारों के फोटो बना के एक साथ आपको बता देता हूं। पहला तो है ये वाला परवलय, दूसरा परवलय ये, तीसरा परवलय ये और चौथा परवलय ये। ये जो परवलय है इसका अक्ष जो है वो ये है, इस परवलय का अक्ष भी ये है, इस परवलय का अक्ष ये है और इस परवलय का अक्ष ये त्रिशूल बन रहा है। देखो, तो ये परवलय x अक्ष के सापेक्ष सममित है जो कि इसका अक्ष है, ये परवलय इस अक्ष के सापेक्ष सममित है, ये परवलय अपने अक्ष के सापेक्ष और ये परवलय अपने अक्ष के सापेक्ष सममित है। यदि परवलय के समीकरण में y का पद है तो सममित x अक्ष के अनुदिश है, मतलब सीधी सीधी बात है। अगर मैं इसको लिखता हूं y का वर्ग बराबर 4ax या y का वर्ग बराबर माइनस 4ax, तो कुछ नहीं करना, जिसकी घात 1 है ना उसके सापेक्ष सममित है, बात खत्म। और यदि यहां पर ऐसा लिखा हुआ है x का वर्ग बराबर माइनस 4ay या 4by, या पहले तो प्लस वाला लिख लेते हैं, दोनों अलग अलग हैं, x का वर्ग बराबर 4by और x का वर्ग बराबर माइनस 4by, तो यहां पर ये जिसकी घात 1 है उसके सापेक्ष सममित है। हालांकि ये चीजें थोड़ी सी ना, जब थोड़े से मानक समीकरण से अलावा हम पहुंचते हैं तो चीजें बदल जाती है, बहुत अलग अलग रिजल्ट आते हैं, लेकिन आपको उनके बारे में डिस्कशन नहीं करना है, वरना परवलय अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यदि सममित अक्ष x अक्ष के अनुदिश हो, मतलब आपको ये बोला भाई साहब कि जो अक्ष है वो x अक्ष के अनुदिश हो, मतलब परवलय का जो अक्ष है वो x अक्ष है, तो x अक्ष में 2 केस आ सकते हैं, ऐसा और ऐसा। इसका समीकरण y का वर्ग बराबर 4ax और इसका समीकरण y का वर्ग बराबर माइनस 4ax। तो यदि यहां धनात्मक चिन्ह है तो ये दाईं ओर खुलता है, बिल्कुल बात सही, इधर खुलेगा। ऋणात्मक चिन्ह है तो बाईं ओर खुलेगा, फिनिश। चलो, ये ऋणात्मक चिन्ह हो तो बाईं ओर खुलता है। और यदि यहीं पर अपन बात कर लेते हैं कि जो चिन्ह है या जो परवलय है उसका अक्ष y अक्ष है या y अक्ष के अनुदिश है, तो अगर y अक्ष के अनुदिश है तो ऐसा और y अक्ष के अनुदिश है तो ऐसा। अब इस केस में इसका समीकरण x का वर्ग बराबर 4ay या 4by बोल देते हैं, इसका समीकरण x का वर्ग बराबर माइनस 4by। अगर यहां धनात्मक चिन्ह है तो ऊपर की साइड खुलेगा, ऋणात्मक है तो नीचे की साइड खुलेगा। दैट्स इट, डन है यार। सब फोटो बना बना के देख लो, अपन ने तीनों केस देख लिए। चलिए बात करते हैं उदाहरण की 1 by 1।
ठीक है, आपको क्या क्या बोला है वो देख लो, क्या क्या पूछा है वो देख लो। यदि परवलय का समीकरण 8x के बराबर है, ठीक है, तो हमें पता है कि इस परवलय का जो समीकरण दिया है वो कैसा दिया है। पहले समीकरण देख लो, समीकरण से आपके दिमाग में आइडिया लग सकता है कि किस तरह का ये समीकरण है और हमें फोटो किस तरह का बनाना है। तो नाभि के निर्देशांक, अक्ष, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब आपको यहां पर ये चार चीजें निकालनी है जब परवलय का समीकरण दिया हो। क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है नाभि का निर्देशांक, ठीक है, हमें निकालना है अक्ष परवलय का कौन सा है, तीसरा नियता का समीकरण, और चौथा हमें पता करना है नाभिलंब जीवा की लंबाई। अभी सुनो, समीकरण है y का वर्ग बराबर 8x। क्या आपको चार जो रूप पढ़े हैं आपने, y का वर्ग बराबर 4ax, y का वर्ग बराबर -4x, x का वर्ग बराबर 4by और x का वर्ग बराबर -4by, इनमें से कौन सा रूप है ये? तो क्या मैं इस परवलय की y का वर्ग बराबर 4ax से तुलना करने पर क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ, तो a का मान या 4a का मान 8 दिया है बस, है ना, 4a का मान कितना दिया है? 8, तो a का मान 2। फोटो कौन सा बनेगा? तो सर y का वर्ग है, अगर y का वर्ग है तो, और ये x लिखा है ना, मतलब परवलय x के सापेक्ष सममित है और फोटो बनना चाहिए ऐसा। अपन देख चुके चारों फोटो। ये परवलय है, बिल्कुल परवलय है। अब अगर परवलय ऐसा है तो मुझे पता है कि ये जो बिंदु होता है जिसे अपन नाभि कहते हैं, ये होता है a,0, और ये परवलय का अक्ष होता है जिसे आप x अक्ष कह सकते हैं, है ना, परवलय का अक्ष है ये, ठीक है। उसके बाद क्या क्या पूछा है उनके बारे में बात करते हैं। नियता का समीकरण, नियता का समीकरण मतलब एक ऐसी रेखा जो यहां -a,0 से गुजरेगी, और यदि कोई रेखा -a,0 से गुजरकर y अक्ष के समांतर है, क्योंकि ये भी y है, तो इसके समांतर रेखा का समीकरण x a या फिर x a बराबर 0। नियता का समीकरण तो यही होता है। तो बस आपके सामने a है, तो पहली चीज नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक होते हैं a,0, a का मान 2 है तो 2,0। अक्ष, परवलय का अक्ष कौन सा है? अक्ष है x अक्ष, और x अक्ष का अगर समीकरण पूछे तो y बराबर 0 होता है, आपको पता है ये बात, रट लो यार। दो चीजों को मैंने जब कराया था ना सवाल, तो रटा दिए थे कि x का समीकरण, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, एक फॉर्मूले की तरह भी लिख सकते हो। नियता का समीकरण, तो नियता का समीकरण होता है x a बराबर 0, सो दैट मीन्स x 2 बराबर 0। आखिरी बात आपसे पूछी है नाभिलंब जीवा की लंबाई, ठीक है, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होती है? तो नाभिलंब जीवा की लंबाई भाई साहब 4a के बराबर होती है। अब चूंकि इसे मापांक लगा देना ना जरूरी है वो, तो ये हो गया 8 के बराबर। इस तरह से इस प्रश्न में सारी चीजें आपके पास आ गई। नाभिलंब जीवा की लंबाई मतलब यहां से लेकर यहां तक की लंबाई जो है वो 8 के बराबर है और कुछ नहीं। सो फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल करते हैं। तो ये प्रश्न खत्म, अगले की तरफ बढ़े। अगला सवाल जो है वो थोड़ा अलग है। नाभि 2,0 और नियता x बराबर -2 वाले परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या दिया है, 1 बाय 1 आपको समीकरण निकालना है जिसमें नाभि दी है परवलय की। मतलब पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है, क्योंकि जरूरत है 2,0, और उसके बाद नियता दी है। नियता कितनी? x बराबर -2 या x + 2 बराबर 0।
अब जब नाभि और नियता दी हो तो समीकरण निकालने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले तो ये देखो कि नाभि कौन से अक्ष पर स्थित है, तो नाभि x अक्ष पर स्थित है और नाभि परवलय की अक्ष पर ही स्थित होती है। इसका मतलब अगर नाभि x अक्ष पर स्थित है तो परवलय का अक्ष तो x अक्ष होना चाहिए, यही बात है ना। अगर नाभि कहां स्थित होती है, परवलय के अक्ष पर, तो यहां पर इससे बोल सकता हूं कि परवलय का जो अक्ष है वो x अक्ष होना चाहिए। और x अक्ष वाले हमारे पास दो परवलय हैं, कौन कौन से, पहला दूसरा। दो कैसे आपके पास, एक तो ये वाला होता है, दूसरा ऐसा वाला होता है ना। तो एक बात बताओ, नाभि 2,0 है, नाभि 2,0 मतलब यहां कहीं, ठीक है, नाभि 2,0 मतलब यहां कहीं, ठीक है ना। और उसके बाद नियता x + 2 = 0, x + 2 = 0 मतलब ये कहां से गुजरेगी, -2,0 से, है ना। x का मान या x बराबर -2 का मतलब है ये -2,0 से गुजरेगी, ये नियता है। और यहां पर भी -2,0 तो यही होगा, तो इस केस में भी ये नियता है। तो एक बात बताओ मुझे, क्या आपको दिख रहा है वो परवलय सही है? परवलय कभी भी नियता को काटता नहीं है, नियता दूर होती है, नियता उधर देख रही होती है, परवलय उधर देख रहा होता है, ठीक है। दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, मतलब परवलय नियता को बिल्कुल देखता ही नहीं है, ठीक है। तो परवलय नियता से कभी मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। क्या परवलय नियता से कभी मिल पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए अगले एपिसोड। कभी नहीं मिल पाएगा, चाहे कितना ही देख लो, ठीक है। सो ऐसा है। अगर ये समीकरण है तो क्या आप बोल सकते हैं y का वर्ग बराबर 4ax वाला समीकरण है। और अगर y का वर्ग बराबर 4ax है तो ये बिंदु होता है शीर्ष बिंदु, जो कि 0,0 होगा, और यहां से यहां की दूरी होती है a के बराबर, तो ऑब्वियसली a बराबर 2। ऐसे देख लो या ऐसे देख लो कि जो f होता है वो a,0 होता है, तो यहां से भी a का मान 2, तो y बराबर 4 × 2x, सो y का वर्ग 8x के बराबर। इतना ही करना था बस। प्रश्न नंबर 6 समाप्त। उदाहरण नंबर 6 मतलब सिंपल है ना, परवल है, ज्यादा परेशानी तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए यार। चलो, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी शीर्ष 0,0 और नाभि 0,2 है। देखो फटाफट पहले इन दोनों बिंदुओं को बना लो। आपको दिया है शीर्ष, हमें निकालना है समीकरण। शीर्ष दिया है 0,0 और नाभि जो दी है वो 0,2 है। पहले सवाल समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ऐसा फोटो, ऐसा फोटो, शीर्ष 0,0, 0,0 मतलब ये वाला बिंदु जहां x अक्ष और y अक्ष आपस में एक दूसरे को काटते हैं, और नाभि 0,2 है। 0,2 y अक्ष पर एक बिंदु स्थित होगा, ये फोकस है, ये वर्टेक्स है। अब परवलय वर्टेक्स से गुजरता है और फोकस उसके अंदर ऐसे आ जाता है ना, तो सीधी सीधी बात है यहां पर परवलय का समीकरण ऐसा होना चाहिए, क्योंकि शीर्ष तो ये है। अगर ये शीर्ष है तो परवलय का समीकरण ऐसा हो सकता था, क्योंकि परवलय का जो अक्ष है वो y अक्ष है। क्यों? क्योंकि नाभि y अक्ष पर स्थित है, और जहां नाभि स्थित होती है वही अक्ष होता है परवलय का। अगर ये वाला मानोगे तो परवलय के अंदर नाभि होनी चाहिए, बाहर तो नहीं होनी चाहिए। अब इसकी नाभि ये थोड़ी ना हो सकती है, इसीलिए ये वाला केस गया। अगर ये गया तो ये वाला हमारा सही जवाब है। समीकरण क्या होता है इस चीज का? परवलय का समीकरण क्या होता है? ये इस केस में होता है x का वर्ग बराबर 4by, और यहां से यहां की जो दूरी होती है वो b होती है। सीधी सीधी बात है। f से v की दूरी a या b जो आप कहना चाहते हो यही होती है। तो मैं कह सकता हूं कि f से v की जो दूरी है वो b के बराबर है, और ये b कितना है? 2 के बराबर। मतलब ये जो 0,0 और 0,2 से दूरी 2 के बराबर है। तो क्या समीकरण x का वर्ग बराबर 4 × 2 × y होगी। तो यहां से 8y आपका समीकरण सही होगा। सिंपल सी बात है। 7वां प्रश्न भी फिनिश, डन।
डन, आगे बढ़ते हैं। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के परित सममित हो और बिंदु 2,-3 से गुजरता हो। मतलब जिस परवलय का समीकरण हमें समीकरण निकालना है और ऐसा परवलय जो y अक्ष के सापेक्ष सममित हो और 2,-3 से गुजरता है। तो यहां पर आप रियल ज्यामिति जितनी बनाना चाहें उतनी बना सकते हैं। मतलब आप 2,3 को x अक्ष और y अक्ष में लेकर कंसीडर करने की कोशिश कीजिए कि ये 2,3 आता कहां है। यार मुझे x अक्ष y अक्ष ढंग से नहीं बन रहा, चलो ठीक है बन गया। अब परवलय अगर y अक्ष के सापेक्ष सममित हो, पहले तो 2,-3 क्या यहां कहीं एक बिंदु होगा ऐसा? हालांकि यहां पर भी बड़ी समस्या है। तो परवलय या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है। अब आपको बोला है कि परवलय 2,-3 से गुजरता है, तो ये वाला परवलय होगा कि ये वाला होगा? ये वाला होगा। 2,-3 से गुजरने वाला तो यही है ना भाऊ। तो अगर ये 2,-3 से गुजरने वाला है तो समीकरण अब जो परवलय का है, इसका जो मानक समीकरण है वो कितना है? x का वर्ग बराबर -4by। अब यहां b मिल जाए तो समीकरण आ जाए, ठीक है। अब चूंकि ये 2,-3 से गुजरता है, अब अगर ये 2,-3 से गुजरता है तो ध्यान दो, आप x की जगह 2 और y की जगह -3 रख सकते हैं। यहां रख दिया तो 2 का वर्ग बराबर -4b गुणा -3, तो 4 बराबर -12 गुणा b का मान -1/3। तो अब जो समीकरण है सीधा सीधा b का मान यहां रख दो, आपके सामने जो समीकरण है वो बन चुका। क्या? x का वर्ग बराबर b का मान ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस, तो b का मान 1/3, तो -4/3y। और ये आपका सही जवाब है। डन है? ठीक है यार, एक बार चाहो तो बिंदु को वेरीफाई करा के देख सकते हो, करेक्ट है। ठीक, तो इस तरह से परवलयों के समीकरण हमें निकालने हैं। यहां पर यह डिस्कशन परवलय का समाप्त होता है। अगर आप इन वीडियोस को मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर जाकर देखें तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ पर सब चीज़ आपके लिए ऑर्गेनाइज कर दी है। CBSE हिंदी मीडियम कक्षा 11वीं और गणित विषय का चयन कीजिए। आपको ऊपर बहुत सारे चैप्टर्स दिखेंगे, जिस चैप्टर को आपको पढ़ना है उसको क्लिक कीजिए, उसके जितने भी वीडियोस हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। जिस वीडियो पे क्लिक करेंगे वो चलना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसके अलावा कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक 100% मुफ्त मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी विद्यार्थियों को पढ़ाता है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति को कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है, बस एक छोटी सी फीस लगती है, वो है अंगूठा। आपको पता है इतिहास में मतलब एक कहानी है जहाँ गुरु ने शिष्य का अंगूठा ले लिया था, तो हमें भी वही अंगूठा चाहिए। उस अंगूठे से लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और शेयर का बटन भी दबाते जाइए। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।